हेलो एवरीबॉडी। अपने पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स किए थे। आज हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट it get deflected from its original path and this is called refraction of light। आप ये देखिए, अगर कहीं पर भी एक इंटरफेस है, यानी कि दो मीडियम को अलग करते हुए एक सरफेस है, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2 को ये सरफेस एक्स वाई सेपरेट कर रहा है और ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं। अगर लाइट रे इस फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है, मान लिया ये एक लाइट रे है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और इस इंसिडेंट पॉइंट पर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो जब लाइट रे तिरछी गिरती है किसी सरफेस के ऊपर, यहाँ पर एक इंसिडेंस एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं आई इज इंसिडेंस एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो जब लाइट रे तिरछी गिरती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में अलग है, मान लिया वो वेलोसिटी है v1, एंड सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी अलग है, और मान लिया कि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी v2। वेलोसिटी ले लो या यहाँ पे स्पीड ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड दुनिया में लाइट की ही होती है, और लाइट की जो स्पीड होती है, अगर पहला मीडियम मान लिया एयर है तो एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है उसे हम c से डिनोट करते हैं, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है अप्रॉक्सीमेटली, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड है। लेकिन एयर से अलग किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो तब क्या होता है, उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाती है, चेंज हो जाती है। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, इससे हमेशा कम ही होगी। यानी कि अगर हम लाइट जो है वो ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उसके अंदर स्पीड कुछ कम होगी, 3 की जगह हो सकता है कि 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक अचानक से उसकी स्पीड बदल जाती है और उसका ओरिजिनल पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये जो आ रही है आपकी, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल। तो अब ये लाइट रे किस डायरेक्शन में मुड़ेगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी, ये डिपेंड करता है कि दोनों मीडियम कौन कौन से हैं। अगर एयर से किसी ग्लास में जा रही है मान लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि, या वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वाटर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास क्या है, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो जो डेंसर मीडियम होता है, जैसे कि ग्लास जो है वो वाटर की कंपैरिजन में डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में लाइट जो है जब जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, और वाटर जो है ग्लास की कंपैरिजन में रेयरर है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, मान लिया ये एक अदर सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर हम डायमंड ले रहे हैं। डायमंड आपको पता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, महंगा है। नीचे जो है आप ग्लास ले रहे हो, कांच ले रहे हो, और डायमंड से ग्लास में लाइट की रेज जा रही है, ये लाइट की इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो जब लाइट की रे जब इंसिडेंट होती है डायमंड से ग्लास में की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। यहाँ पर आप ये नॉर्मल खींच सकते हो, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। लेकिन आप यहाँ देखो कि डायमंड जो है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है,
तो ये डेंसर मीडियम है, ज़्यादा डेंसिटी है इसकी, और ग्लास जो है वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो यानी कि कोई भी मीडियम एब्सोल्युटली ना तो डेंसर होता ना रेयरर होता। इस केस में ग्लास जो था वो डेंसर मीडियम था, बिकॉज यहाँ पर वाटर के साथ में हमने कॉम्बिनेशन लिया था, वाटर जो था उसकी कंपैरिजन में थिकनेस कम थी। लेकिन यहाँ पर ग्लास जो है वो रेयरर मीडियम है, बिकॉज जो है वो डायमंड के साथ में हमने कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कोई चीज़ डेंसर है या रेयरर है कि उसके साथ में दूसरी चीज़ कौन सी है। तो ये एक दूसरे के कंपैरेटिवली रेयरर या डेंसर होते हैं, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली डेंसर या रेयरर नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो सीधी जाने की बजाय नॉर्मल से अवे बाहर की तरफ झुक जाती है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ आपको पता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यानी कि इन तीनों से होकर एक प्लेन खींचा जा सकता है। यानी कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे बाहर की तरफ आ जाए या अंदर की तरफ चली जाए। अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड के प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में ही रहेगी। दूसरा लॉ जो है इसका, लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मुझे थोड़ी सा रफ करना पड़ेगा। स्नेल लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, स्नेल साइंटिस्ट के नेम पर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था आई, उसका हम साइन ले लें। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, उसका हम साइन ले लें। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली ये जो है ये डिसाइड करता है कि रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। यानी कि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी को जो डिसाइड करता है कांस्टेंट, वो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर या वैक्यूम के लिए वैसे 1 होती है। एयर की भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है वैक्यूम के लिए, और बाकी सभी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है 1 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप 1n2 से या किसी किसी जगह पे 1μ2 से, ये म्यू बना रखा है, यू की तरह बनता है, तो 1μ2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है v1/v2, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर v1 कम है v2 से, v1 अगर लेस देन है v2 से, तो साइन आई लेस देन होगा साइन आर से, आई लेस देन होगा आर से। इसी तरीके से अगर v1 बड़ा होगा v2 से तो आई बड़ा होगा आर से। और यही क्या है, रिफ्रैक्शन का रीज़न है। अगर दोनों मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होगी, v1 इज इक्वल टू v2 होगा, तो यहाँ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर के। और तब लाइट रे मुड़ेगी नहीं, बल्कि इस तरीके से सीधी निकल जाएगी। जितना इंसिडेंस एंगल होगा आई, उतना ही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, और लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो यानी कि रिफ्रैक्शन तभी होगा जबकि देयर इज चेंज इन मीडियम, और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। यही क्या है, रिफ्रैक्शन का रीज़न है। और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, और 1n2 या 1μ2 इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इज इक्वल टू होता है v1/v2। इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में लाइट से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।